हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री के लेक्चर में। आज हम केमिकल काइनेटिक्स की फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन जल्दी से करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कि चीज़ें इजीली लिंकअप हो जाएं। और जो बच्चों जो हमारा चैप्टर और सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो मैंने शेयर कर दिया था PDF। आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है कि सर क्या रिड्यूस हुआ, क्या चीज़ रिड्यूस हुई है, क्या चीज़ रिड्यूस नहीं हुई, तुम्हें किसी चीज़ की भी किसी तरह की कन्फ्यूज़न होती है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है बच्चों। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना, कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड क्या है, उसका रेट क्या है ना, उस सब के बारे में पढ़ना कि उसकी स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं ना। ये सब हमने बात देख ली थी। हमने ये भी कहा था कि क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना। ठीक है। फिर हमने बात कर ली थी रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को निकालते कैसे हैं। अब बच्चों, जब गाड़ी की स्पीड को निकालना हो तब वो तो निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, कि लाइक 40 किलोमीटर पर आवर इस तरह से। जब रिएक्शन के रेट की बात आती है तो हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसनट्रेशन बाय टाइम टेकन, कि समय के साथ कंसंट्रेशन किस तरह से रिएक्टेंट की या तो कम हो रही है या तो समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ रही है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। ठीक है। फिर हमने बात कर ली थी कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते किस तरीके से। मान लो कोई रिएक्शन गिवन है, A प्लस बी गिव C+D। ए बी क्या रिएक्टेंट, सी और डी क्या प्रोडक्ट। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या बच्चों, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, कि लाइक जो भी नंबर वगैरह लिखे होते हैं ना रिएक्टेंट के आगे, ये है स्टोशियोमेट्री। ठीक है। अब बच्चों मान लो हमें रेट निकालना है। ठीक है। रेट निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे बच्चों। मान लो रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ए तो चला जाएगा रेसिप्रोकल में, और हमारा रेट क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, डी ए बाई डी टी। और ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन को। सिमिलरली बी के रिस्पेक्ट में अगर रेट निकालें तो कैसे आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में टाइम टेकन, और ये बी किस में चला जाएगा, रेसिप्रोकल में। और रिएक्टेंट के केस में हम आगे नेगेटिव लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आता है। हमने बात कर ली थी कि जब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो आगे नेगेटिव लगाएंगे, और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आगे पॉजिटिव लगाएंगे। सिमिलरली हमने जब रेट निकालना चाहा विद रिस्पेक्ट टू सी तो हमारा आ गया dc/dt, और इसके 1/c इसके रेसिप्रोकल में आ गया। जब डी के रिस्पेक्ट में हमने रेट निकालना चाहा तो आ गया 1/d इंटू में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय dt। ठीक है। इस तरह से सिंपली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्योंकि d/dt की बात चल रही है तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। और बच्चों जो da/dt वाली टर्म है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कि यानी कि ए कितनी स्पीड से कम हो रहा है। ठीक है। और ये तो हो गई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। और इस टर्म की बात करें तो क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सिमिलरली होगी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन। ये वाली टर्म कौन सी होगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ये वाली टर्म होगी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है। अगर हमें पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो 1/c से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। और ये सिमिलरली ये वाली टर्म कौन सी होगी बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, कि डी किस स्पीड से बन रहा है। और पूरी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम डी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो भी इसके आगे नंबर होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे सिंपली। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है। फिर हमने बात कर ली थी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटरवल। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलिटर इनवर्स। टाइम को ऊपर ले जाओ तो टाइम की क्या यूनिट होती है, मिनट भी हो सकती है, सेकंड इनवर्स भी हो सकती है, आवर इनवर्स भी हो सकती है। तो सिमिलरली रेट की यूनिट क्या क्या हो सकती है बच्चों, मोलिटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। और मिनट में बात कर रहे हो, सेकंड में बात कर रहे हो तो मोलिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर आवर में बात कर रहे हो तो मोलिटर इनवर्स आवर इनवर्स। बच्चों तुम्हें मालूम होगा कि गैसेस के केस में कंसंट्रेशन की नहीं, हम प्रेशर की बात करते हैं। तो गैसेस के केस में क्या हो जाएगा, ATM मिनट इनवर्स, ATM सेकंड इनवर्स, ATM आवर इनवर्स। ऊपर आ जाएगा ATM अपॉन में टाइम इंटरवल। टाइम को ऊपर ले जाओगे तो टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो इधर से हमारा गैसेस की यूनिट क्या आ जाएगी, ATM मिनट इनवर्स सेकंड इनवर्स आवर इनवर्स। किसी भी में हम बात कर सकते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से चल लेंगे। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट बच्चों कैसे कि मतलब रिएक्शन पूरा लाइक 1 घंटे में उस रिएक्शन की एवरेज स्पीड कितनी रही, है ना, कि लाइक पूरे 1 घंटे के अंदर वो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर रिएक्शन की क्या स्पीड रही। अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो बच्चों मान लो 30 मिनट पे रिएक्शन की क्या स्पीड थी, 25 मिनट पे रिएक्शन की क्या स्पीड थी, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट किसी इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्शन की क्या स्पीड थी। एवरेज रेट किस लिए होती है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम, की पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन का क्या रेट था। ठीक है। और इसका रेट हम कैसे निकालते थे, इसके लिए हम डेल का यूज़ कर देते हैं ना, डी की जगह। क्यों डेल, डेल मतलब कि लार्ज चेंज को डिनोट कर रहा है ना, कि ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या चेंज इन टाइम, है ना। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के केस में भी हमने निकाल लिया डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है। डेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लार्ज चेंज को। ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम पे होती है ना, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो उस केस में हम डी यूज़ करते हैं डेल ना यूज़ करके।
तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमारा क्या होता है -d/r/dt, ठीक है, रिएक्टेंट के केस में, और प्रोडक्ट के केस में dp/dt। सिमिलरली जैसे ये करा था। और ग्राफिकल मेथड से भी हमने एवरेज रेट को निकालना देखा था, और इंस्टेंटेनियस रेट को भी। ग्राफिकल मेथड से कैसे, जो भी टाइम है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ पे अपना प्लॉट कर देंगे कंसंट्रेशन को लेके, तो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम आ जाएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमने क्या बोला था कि टेंजेंट ड्रॉ करो, जिस भी टाइम पे निकालना है उसका स्लोप निकाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी कि फिर हमने ग्राफ देख लिए थे कुछ, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में क्या था ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में क्या था ग्राफ। रिएक्टेंट बच्चों तुम्हें मालूम है समय के साथ कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, तो इसलिए रिएक्टेंट समय के साथ घट रहा है, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से ग्राफ आया था। ठीक है, फिर हमने बात कर ली थी रेट लॉ की। मान लो कोई रिएक्शन है A+B गिव्स C+D, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या स्टोइचियोमेट्री। रेट क्या हो जाएगा बच्चों, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, ए की कंसंट्रेशन इंटू में बी की कंसंट्रेशन, पावर में एक्स वाई क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चों, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट की भी हमने बात कर ली थी कि रेट कांस्टेंट जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन है ना। और बच्चों ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, x+y क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बच्चों हाँ, जो x है ये a के इक्वल हो भी सकता है और y b के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, कि यानी कि x a के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि x स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, और y b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि जो x और y हैं वो स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये सब हमने एग्जांपल से देखा था। फिर हमने बात कर ली थी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमने एक इसका जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया था। मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, ए से बी, रेट इसका क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर एन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, कंसंट्रेशन की पावर एन है, इसे हम इधर ले गए तो इधर हो गया कंसंट्रेशन 1 - n, ऊपर टाइम चला गया, टाइम इन्वर्स हो गया बस। अब n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक एक करके n की वैल्यू पुट करते जाओ, हमें क्या मिलता जाएगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट मिलती जाएगी हर एक ऑर्डर के लिए। ठीक है, जब n जब हमने 0 रखा तो हमारी, और बच्चों कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इन्वर्स है ना। जब n 0 था तो हमारी 0 ऑर्डर के लिए कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। जब n हमारा 1 था तो हमारी यूनिट आ गई सेकंड इन्वर्स। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इधर 1 आ गया। टाइम इन्वर्स यानी कि सेकंड इन्वर्स में हम बात करें, सेकंड की जगह मिनट आवर में भी बात कर सकते हैं बच्चों। जब n 2 था तो कंसंट्रेशन की पावर -1 हो गई, तो इधर से हमारा यूनिट क्या आ गई, रेट कांस्टेंट की, फॉर ऑर्डर टू मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी टाइप ऑफ रिएक्शन की, काइनेटिक्स में हम कितने तरह की रिएक्शन पढ़ते हैं। एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी बच्चों, जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाए, कि मान लो तुमने रिएक्टेंट को मिलाया और हमें सीधा प्रोडक्ट मिल गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी बच्चों, जो मल्टीपल स्टेप में हो। मान लो पहले तुमने 2 रिएक्टेंट को मिलाया, उसके बाद कोई और दूसरा प्रोडक्ट मिला, फिर उसके बाद जो हमें चाहिए था फिर तीसरे स्टेप में मिला, यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन जो 2-3 स्टेप में हो, उसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बच्चों क्या खास बात होती है, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2, और इस रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना है, 2। तो बच्चों ठीक है, तो ऑर्डर किसके इक्वल होता है इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, स्टोइचियोमेट्री के इक्वल। ऑर्डर स्टोइचियोमेट्री के इक्वल होता है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में बच्चों क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है 2-3 स्टेप में। अब बच्चों 2-3 स्टेप में से ना एक ना एक स्टेप तो स्लो में हो ही रहा होता है। ठीक है, जो भी स्टेप 2-3 स्टेप में से स्लो हो रहा होता है उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही स्टेप होता है जो रेट लॉ बताता है। ठीक है, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्टोइचियोमेट्री ऑफ स्लो स्टेप किसके इक्वल होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्री होगी ना स्लो स्टेप की, वही किसके इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल। ठीक है, जो भी स्लो स्टेप होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, वही रेट लॉ को बता दिया। जैसे इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लो स्टेप। ठीक है, और इसका स्टोइचियोमेट्री के इक्वल है ना, कि जो भी स्टोइचियोमेट्री हो पावर में चढ़ गई, तो इसके अंदर जो स्लो स्टेप होता है उसकी स्टोइचियोमेट्री ऑर्डर के इक्वल होती है। ठीक है, कुछ इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर स्लो स्टेप है, इसकी स्टोइचियोमेट्री है 2, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना है, 2। सिंपल सी बात। ठीक है, और इस स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हमें रेट बताता है स्लो स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में। फिर हमने बात कर ली थी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस की। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या, कि मान लो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही है, एक स्टेप वाली रिएक्शन, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जितने भी कोलाइड कर रहे हैं, वही क्या होगी, हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और हाँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 0 में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है ना। और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि हम देख के नहीं बता सकते
कि रिएक्शन एक स्टेप में होगी या 2 में होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर भी हम जनरली एक्सपेरिमेंटली ही मेनली जज कर पाते हैं। कभी भी हम रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते कि मान लो ये बस ये रिएक्शन दे देते हैं, मान लो तुम्हें NO2 प्लस में F2 गिव्स 2NO2F, है ना, मान लो बस ये रिएक्शन दे दी, इसका मैकेनिज्म नहीं मालूम, तो हमें कैसे पता चलेगा किस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ना। तो ऑर्डर जनरली हमें एक्सपेरिमेंट करके ही मालूम चलता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। और ऑर्डर होता क्या बच्चों? जो भी रेट लॉ के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो भी पावर होती है वो क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली हम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं, बट मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ा जाए बच्चों। फिर हमने बात कर ली थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बच्चों कौन सी होती है? जो हमें रेट लॉ निकालने में, है ना, या रेट कांस्टेंट निकालने में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने में जनरली मदद करती है, ठीक है। फिर हमने जनरली जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की बात करी थी। इसके अंदर हमने बात कर ली थी जीरो ऑर्डर के लिए हमारी एक्सप्रेशन क्या आई थी? A इज इक्वल टू A0 माइनस में KT। ए क्या है बच्चों? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या बोलो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रिएक्शन होने के बाद कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बची। A0 क्या है बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ली थी? ठीक है बच्चों, टाइम, ठीक है बच्चों। इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। KT को हम इधर ले आए, A को हम इधर ले आए, तो इनको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वो तो हमने लिख दिया, ठीक है बच्चों। हाफ लाइफ क्या होता है? जब भी हमारा रिएक्टेंट 50% रिएक्ट कर जाए, ठीक है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, ठीक है। जैसे मान लो तुमने 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट लिया, हमारा उसमें से 50 ग्राम रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो उस टाइम को क्या बोलेंगे बच्चों? वो वाले टाइम को जब 50 ग्राम हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है उसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ, T हाफ। उस वाले टाइम को क्या बोलेंगे? T हाफ या हाफ लाइफ, ठीक है। T हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? A0/2 की। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बात कर ली थी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा आया था A इज इक्वल टू A0 E माइनस KT। इसको हमने अलग अलग फॉर्म में लिख लिया था, ln A0/A इक्वल टू KT, या फिर log A0/A इक्वल टू KT। ये नेचुरल लॉग है। log बेस 10 जो हमने खोला तो इधर 2.303 आया, इसे हम नीचे लेगा, ठीक है। या फिर हमने log की प्रॉपर्टी लगा के हमने इसे ऐसे लिख दिया, log A0 माइनस log A इक्वल टू KT 2.303। बच्चों एक ही एक्सप्रेशन को हमने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में, क्योंकि हमारी काम आती है और ग्राफ वगैरह में, इसलिए। और हाफ लाइफ हमने क्या देख लिया था बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या थी बच्चों? 0.693/K। K क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। हमने बात कर ली थी कि गैसेस के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे इंटीग्रेटेड लॉ निकालेंगे। वो हमारा आ गया था 2.303 डिवाइडेड बाई T log P0/2P0 माइनस में PT इज इक्वल टू K। K क्या है? रेट कांस्टेंट, T है टाइम, P0 क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, और PT क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ गैस। इसको हमने डिराइव कर लिया था। फिर हमने ग्राफिकल मेथड देख लिया था, इनिशियल रेट मेथड देख लिया था कि किस तरह से हम ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट लॉ को हम किस तरह से, रेट कांस्टेंट को हम किस तरह से इन मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ा जाए। फिर बच्चों हमने बात कर ली थी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसी रिएक्शन जो दिखें तो हमारे सेकंड ऑर्डर की, बट एक्चुअल में कौन सी होती है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने एग्जांपल देख लिया था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जो हमने एस्टर में पानी को मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हमें मिला एसिड और एल्कोहल। रेट इसका क्या आना चाहिए था? रेट इक्वल टू K CH3CO C2H5, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है। बट देखने में तो हमें लग रही है कि सेकंड ऑर्डर है, बट H2O जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में है ना, कि लाइक रेट पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हमने इसको नया कांस्टेंट का नाम दे दिया K डैश। तो जो ऑर्डर जो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए थी वो भी फर्स्ट ऑर्डर। बट जो जनरली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ही है, बट कुछ सर्टेन कंडीशन में जब हमने सॉल्वेंट ज़्यादा ले लिया या एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा ले लिया कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, होनी तो सेकंड ऑर्डर चाहिए, बट हमने कंडीशन ऐसी कर दी कि उसको मजबूरन फर्स्ट ऑर्डर होना पड़ा, ठीक है बच्चों। तो बहुत बढ़िया। एक लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की, लाइक टेम्परेचर और कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों हमने देख लिया था कि टेम्परेचर हम जनरली बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमें क्या अचीव करना होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी अचीव हो जाती है, इसलिए हमारी रिएक्शन भी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, जल्दी हमें प्रोडक्ट मिलता है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है ना। हमने देखा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए पहले ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचना पड़ता है। ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना पड़ता है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी को जब हम एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच पाते हैं तभी हमें प्रोडक्ट मिल पाता है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्टिवेशन एनर्जी तक जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंचेंगे हमें प्रोडक्ट जल्दी से मिल जाएगा। फिर हमने कैटलिस्ट की बात कर ली थी। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, कि कैटलिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही बाद में मिलेगा।
है ना। बट ये फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ये कैसे बढ़ाता है बच्चों? पहले मान लो रिएक्शन का पाथवे कुछ ऐसा था, जैसे हमने कैटलिस्ट डाला, अब रिएक्शन का पाथवे कुछ ऐसा हो गया, यानी कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो बस जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी एक्टिवेशन एनर्जी पे जल्दी पहुंच जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी पे जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने लास्ट बात कर ली थी ये कोलिजन थ्योरी की। इसका हमने बेसिक आइडिया लिया था। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन होती है कैसे होती है कि रिएक्टेंट ना आपस में टकराते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट कैसे, उसने सपोज करा था हार्ड स्फीयर, कि एक स्ट्रॉन्ग हार्ड स्फीयर होते हैं, बॉल जैसे होते हैं रिएक्टेंट, है ना, वो आपस में टकराते हैं। फिर उसने बताया कि किस तरह से रिएक्शन होती है। उसने बोला 2 स्टेप में होती है। वो कैसे? पहला स्टेप तो होगा कि जो भी कोलिजन होगा ना, जो भी रिएक्टेंट के बीच में टकराव होगा, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब इतना स्ट्रांगली टकराएं कि एक्टिवेशन के एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाएं और प्रोडक्ट बन जाए। और दूसरी कंडीशन कि ओरिएंटेशन रिएक्टेंट का ठीक होना चाहिए। मान लो हम बनाना तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चाह रहे हैं, बट वो कार्बन कार्बन आपस में टकरा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, जब भी रिएक्शन सक्सेसफुल हो पाएगी। तो उसने 2 कंडीशन बोली थी कि पहले तो सक्सेसफुल कोलिजन होना चाहिए और दूसरा उन कोलिजन के बीच में ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए। तो बच्चों ये सब हमने इस काइनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा है। तो ये थी बच्चों हमारी बेसिक क्विक रिवीजन जल्दी से इस चैप्टर की। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।